नमस्कार। न्यूज़ क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नज़र से। अगले साल इस समय तक भारत में एक नई सरकार होगी। प्रधानमंत्री भी शायद नया हो सकता है, वो वक्त बताएगा। 2019 में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए थे। 23 मई को काउंटिंग की गई थी। जीतने वाली पार्टी बीजेपी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़कर 303 सीटें जीती, जबकि उनका वोट शेयर 37.76% था। 1989 के बाद किसी भी पार्टी को इतना अधिक वोट प्रतिशत नहीं मिला था। फिर भी 39.53 वोट हासिल करने वाली कांग्रेस को सिर्फ 197 सीटें मिली थीं। बीजेपी को कांग्रेस से लगभग 2% कम वोट मिले, लेकिन उसने 106 सीटें अधिक जीतीं। वोट शेयर और सीट्स वन के बीच के अंतर अलग अलग चुनावों में डिफरेंट होता है, क्योंकि पार्टियां गठबंधन करती हैं और उनके खिलाफ भी सीट एडजस्टमेंट्स होते हैं। यही कारण है, मेरे सहित कई एनालिस्ट की राय है, भारत में एक गंभीर बहस होनी चाहिए। क्या हमें एक ऐसी इलेक्टोरल या इलेक्शन सिस्टम में बदलाव करना चाहिए जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर आधारित हो? इस अहम बात पर तो चर्चा नहीं हो रही है, परंतु लगभग हर राजनीतिक घटनाक्रम को चुनाव और राजनीति के साथ कॉन्टेक्चुअलाइज किया जा रहा है आजकल। पिछले दिनों के घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो गई है, विपक्षी पार्टी तो गठबंधन बनाने में लग गई हैं, परंतु साथ ही बीजेपी भी अपने पुराने अलायंस पार्टनर्स के साथ पुनः हाथ मिलाने के लिए तैयार है। लेकिन बीजेपी अपने गठजोड़ को तो जायज मानती है, परंतु विपक्ष के प्रयास को नाजायज डिक्लेयर करती है। बीजेपी के नेता ऑपोजिशन गठबंधन को केओटिक कहते हैं और दावा करते हैं कि कोalition सरकार राष्ट्र के लिए हानिकारक होती है, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है। पर यह तर्क झूठा और भ्रामक है। इतिहास में बीजेपी खुद उन गठबंधनों का हिस्सा रही है जिन्होंने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, जैसे कि 1989 में। इसके अलावा 1950 के दशक से अलायंसेज और कोalition गवर्नमेंट भारतीय राजनीति और चुनावों के नियमित विशेषताएं रही हैं। भारतीय राजनीति में कई ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस गठबंधनों के कारण हुआ था। ये राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी सच है। गठबंधन का मतलब होता है कि पॉलिसी डिसीजंस लेने के पहले ज्यादा बहस हो। बीजेपी और उनके नेता की तरह बिना तथ्य और सबूत दिए हम कोई दावा नहीं करेंगे। तो आइए हम इतिहास की एक छोटा सा सैर करते हैं, जिसमें हम भारत के स्वतंत्र होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन सरकारों के बारे में बात करेंगे। नवंबर 1956 के स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पास होने के बाद केरल का गठन हुआ था एक नए राज्य के रूप में। परिणाम स्वरूप यहां पहला चुनाव मार्च 1957 में हुआ। 126 विधानसभा और 16 संसदीय सीटें थीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 60 सीटों के साथ विधानसभा के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। ईएमएस नंबूद्रिपाद ने 5 अप्रैल 1957 को कुछ निर्दलीयों के समर्थन के साथ सरकार बनाई। यह सरकार दुनिया में सबसे शुरुआती डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट सरकारों में से एक थी। इस सरकार ने लैंड और एजुकेशनल रिफॉर्म्स को लागू किया, जिससे राज्य में इनकम इनइक्वालिटी कम हुई। इस सरकार को राजनीतिक कारणों से केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया। 356 का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन फिर भी केरल में कभी भी एक पार्टी की सरकार नहीं रही। 1970 के दशक से राज्य में पॉलिटिकल पावर दो अलायंसेस लेफ्ट
डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच बारी बारी से ऑल्टरनेट हुआ है। यह पैटर्न 2021 में टूट गया जब एलडीएफ री इलेक्ट हुई। अगले विधानसभा 2026 में होने हैं, तब पता नहीं क्या होगा। दूसरा राज्य जहां गठबंधन सरकार का उदय देखा गया था, वहीं आजादी के तुरंत बाद वो उड़ीसा था, जो अब ओडिशा कहा जाता है। इस राज्य में मई 1959 में कांग्रेस और गणतंत्र परिषद के बीच गठबंधन सरकार बनी। इसके कारणों को समझने के लिए हमें पहला लोकसभा चुनाव जो 1951-52 में हुआ था, उस चुनाव में वापस जाना होगा। कुल 489 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 364 सीटों पर भारी जीत हासिल की। जिन 125 सीटों पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली, उनमें से 71 सीटों पर स्टेट पार्टीज या फिर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। इन स्टेट पार्टीज से कांग्रेस को उड़ीसा में सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने आउट ऑफ 17 8 सीटें जीती थी, जबकि गणतंत्र परिषद 6 सीटें। विधानसभा चुनाव में भी रिजल्ट्स कुछ ऐसे ही थे। 140 सीट्स में से कांग्रेस को 67 और गणतंत्र परिषद को 31 सीट्स पर जीत मिली। 1957 में अगला विधानसभा चुनाव होने पर यह अंतर कम हो गया। कांग्रेस ने केवल 56 सीटें जीती, जिसका अर्थ था कि उसके पास बहुमत नहीं था। गणतंत्र परिषद ने 51 सीटें जीती। कांग्रेस ने माइनॉरिटी सरकार बनाई, लेकिन 1959 में ये गिर गई और फिर उसे गणतंत्र परिषद को कोalition पार्टनर के तौर पर उसको सरकार में इंक्लूड करना पड़ा। इस तरह से उड़ीसा में गठबंधन सरकारों का इतिहास भी शुरू हो गया। दूसरी गठबंधन सरकार उड़ीसा में 1967 में बनी, तीसरी 1971 में और अंत में 2000 और 2004 में उड़ीसा ने बीजू जनता दल और भाजपा के बीच अंतिम गठबंधन सरकारें देखी। 2009 से बीजेडी अपने दम पर बहुमत की सरकार चला रही है। यह विस्तृत पृष्ठभूमि मैंने आपको इसलिए प्रदान की ताकि हम बता सके कि कोalition सरकारें और चुनावी गठबंधन भारत के राजनीतिक डीएनए का हिस्सा है। 1960 के दशक के अंत में गठबंधनों ने राष्ट्रीय राजनीति को पहली बार प्रभावित किया। दरअसल 1967 के चुनाव पहले थे जब कांग्रेस की इलेक्टोरल डोमिनेंस कुछ कमजोर हुई। गैर कांग्रेसी पार्टीज ने एक दूसरे के साथ लिमिटेड सीट एडजस्टमेंट किया और 1967 में लोकसभा और साथ ही कई राज्यों में चुनाव लड़ा। यह पहली बार था जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एंटी कांग्रेसिज्म थियोरी को व्यवहार में लाया गया था। इससे पहले एक बार और प्रयोग हुआ था मई 1963 में, जब बाई इलेक्शंस हुए थे। यूपी में 3 सीट्स पर और गुजरात में 1 सीट पर लोकसभा बाई इलेक्शंस की बात कर रहा हूं। लोहिया ने जनसंघ के दीनदयाल उपाध्याय और अन्य गैर कांग्रेसी नेताओं को प्रत्येक सीट के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार खड़ा करने के लिए राजी कर लिया। मीनू मसानी राजकोट से स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उतरे। जेबी कृपालनी अमरोहा से उत्तर प्रदेश के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, लोहिया फर्रुखाबाद से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, और दीनदयाल उपाध्याय, ये एकमात्र इंस्टेंस है जब दीनदयाल उपाध्याय लोकसभा का चुनाव लड़े, वे जौनपुर से खड़े हुए जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में। दीनदयाल उपाध्याय चुनाव हार गए, लेकिन बाकी 3 जीत गए। जनसंघ की हार ने लेकिन साबित कर दिया कि एंटी कांग्रेसिज्म काम कर सकता है और पार्टी को हराया जा सकता है। उतनी बड़ी कांग्रेस डोमिनेट करती थी, उसको भी हराया जा सकता था। पहली बार ये मैसेज गया। जब 1967 में इसे फिर से आजमाया गया तो फॉर्मूला काम कर गया और कांग्रेस का बहुमत न केवल लोकसभा में काफी कम हुआ, बल्कि कई राज्यों में पार्टी के हाथ से सत्ता भी चली गई। ये एसवीडी सरकारें, संयुक्त विधायक दल की सरकारें,
ज्यादा दिन नहीं चले, वो अलग बात है, उसके बारे में हम बाद में कभी और बात करेंगे। लेकिन कोalitions और अलायंसेस का दौर शुरू हो गया हिंदुस्तान की राजनीति में। सिर्फ वक्त और मौके का इंतजार था 1967 के बाद। 1977 में फिर से मौका मिला। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाकर चुनाव कराए। जनता ने रोष में उनको ही सत्ता से हटा दिया, यहां तक कि अपनी निजी सीट रायबरेली से भी इंदिरा गांधी हार गईं। फिर से जनता पार्टी की सरकार नहीं चल पाई। इंदिरा ने 1980 में नारा दिया, वोट उनको दीजिए जो सरकार चला सकते हैं। वो सत्ता में लौट आई, लेकिन जनता ने गठबंधनों को मौका देना बंद नहीं किया और 1989 में फिर से मिली-जुली सरकार बनी। विश्वनाथ प्रताप सिंह लोकसभा में सिर्फ 143 मेंबर्स के साथ प्रधानमंत्री बन गए। चंद्रशेखर के पास तो और भी कम थे। भारत में गठबंधन की राजनीति का दौर 2014 तक चलता रहा। पीवी नरसिम्हा राव के पास भी बहुमत नहीं था जब उन्होंने 1991 में सरकार बनाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह सब एक के बाद एक कोalitions के दौर के प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार जितना डेनिग्रेट करना चाहती है कर ले, परंतु गठबंधन वैध या लेजिटिमेट होते हैं। अगर ना होते तो बीजेपी क्यों गठबंधन के साथी फिर से ढूंढ रही है? अगले 11 महीने हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत क्रूशियल है। राजनीति के मैदान से नजर मत हटाइएगा। न्यूज क्लिक के तमाम कार्यक्रमों में 360 डिग्री व्यू में सब घटनाक्रम और पृष्ठभूमि की कवरेज होती रहेगी। बस हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। हमारे फॉलोअर्स बढ़ाएं। हम आपके पर्सपेक्टिव को और शार्पन और फोकस करेंगे, लेकिन फैक्ट चेकिंग करने के बाद। नमस्कार।